हेलो बच्चों, आज तुम लोग को पढ़ाते हैं क्लास 12 में थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री में। वो है चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है भाई? काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, या इसी को बोल सकते हम लोग रेट, कि किस स्पीड से रिएक्शंस हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। कि कितना स्पीड से वो रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहा है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं क्या? बता, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, लेकिन तुम ये भी जानते होगे कि अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आएगा, रिएक्शन उल्टा होगा, बैकवर्ड होगा, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के बारे में हम क्या करते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं कितना स्पीड से रिएक्शंस हो रहा है फॉरवर्ड की ओर या बैकवर्ड की ओर। उसको स्टडी करना को बोलते हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स। याद रखना, हम लोग इस चैप्टर में उस रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ना ज़्यादा स्लो हो ना ज़्यादा फास्ट हो, मॉडरेट रिएक्शंस। तो मॉडरेट रिएक्शन कौन करवाते हैं? जो कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन करता है। तो उसी के रेट के बारे में क्या करते हैं हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। आयनिक कंपाउंड का रेट बहुत फास्ट होता है, उसका स्पीड्स बहुत फास्ट होता है, उसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, उसके बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। और कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। तो याद रखना, केमिकल काइनेटिक्स में हम मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स हम यहाँ पर जो है आयनिक कंपाउंड के बारे में भी स्टडी नहीं करते हैं, या आयनिक रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। ये आयनिक रिएक्शन जब होगा, मतलब सिंपली आयनिक रिएक्शन बोले तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन को स्पीड बहुत फास्ट होता है, उसके बारे में स्टडी हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपका NaCl एक्वस के फॉर्म में प्लस AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये भी किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, मतलब उसमें पानी मिलाए हैं। ये टूट किस में जाएगा बताओ? तुमको मालूम है Na+Cl-। ये क्या टूट जाएगा बताओ यार? Ag+ और क्या NO3-। तुरंत क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग आयन क्या करेगा? एक्सचेंज कर जाएगा। कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? दो सॉल्ट अपना आयन्स क्या करता है? एक्सचेंज करता है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, एक्सचेंज कर जाए आयन, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये AgCl का आपका एक क्या बन जाएगा? यहाँ पर वाइट PPT बन जाएगा, वाइट PPT बनेगा, प्लस Na सोडियम नाइट्रेट क्या होगा? इनसॉल्युबल रहेगा कहाँ पर? सॉल्यूशन में। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, तो इसके बारे में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कोई स्लो रिएक्शन, जैसे मान लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत स्लो रिएक्शन है। दूसरा में जो स्लो स्पीड्स, क्या बता, स्लो रिएक्शन बोलो या स्लो स्पीड बोलो, बात बराबर है। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रिएक्शन भी क्या होता है? बहुत स्लो होता है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में। अभी हम लोग स्टडी करते हैं कौन सा रिएक्शन? फॉर्मेशंस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, फॉर्मेशंस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या होता है? इसका स्पीड मॉडरेट होता है। तो मॉडरेट स्पीड के बारे में हम लोग यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जिसे मान लेते हैं कि N2 गैस से प्लस क्या है H2 गैस से आपस में कंबाइन किया और क्या बन गया? मान ले अमोनिया बन गया। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करना? स्टडी करना कि कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बनेगा, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अमोनिया को क्या करेंगे? हीट करेंगे। सपोज करते हीट कर दिए तो ये टूट गया और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 और किस में? H2 में। इसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो कोवलेंट कंपाउंड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है?
N2H2 कंबाइन होगा, अमोनिया बनेगा तो फॉर्मेशन, इसको हीट देंगे और N2H2 में क्या होगा, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो ये इसका स्पीड क्या होता है, मॉडरेट स्पीड में होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स उसी रिएक्शंस के बारे में, उसी इसके रिएक्शंस के स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे जो मॉडरेट है, जो कौन होता है, कोवैलेंट कंपाउंड। तो लिखो यहाँ तक। तो इसका डिफिनेशन भी हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of क्या, रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन भी लिख लो पहले। रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन के मतलब होता है कितना स्पीड से कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी के अनुसार। मतलब जब रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे मान ले ये रिएक्टेंट से कहाँ जा रहा है, मान ले प्रोडक्ट, तो समय के अनुसार इसका कंसंट्रेशन घटेगा और समय के अनुसार प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट से ये रिएक्टेंट की ओर शिफ्ट करेगा तो समय के अनुसार इसका कंसंट्रेशन घटेगा, समय के अनुसार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसके बारे में क्या करना, स्टडी करना है, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मीन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज नॉन एज क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिख सकते हैं हम लोग द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन concentration, शॉर्ट फॉर्म है the change in concentration either of reactant and product with respect to time t, with respect to time t is called rate of reactions। सपोज करो कि A से क्या बन गया B, तो समय के अनुसार इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो इसका बढ़ेगा। इसका रेट कैसे लिखेंगे, मतलब माइनस डेल बाय डेल टी कंसंट्रेशन ऑफ ए, घटेगा तो इक्वल टू ये बढ़ेगा, प्लस डेल से लिखते इस तरह डेल बाय क्या, डेल टी कंसंट्रेशंस ऑफ बी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और डेल कब लगाते हैं, जब उसका टाइम इंटरवल T1 से T2 जाने में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, 5 मिनट से 10 मिनट जाने में कितना रिएक्शंस में चेंज आया, उसको बोलते हैं डेल। थोड़ा टाइम इंटरवल लंबा हो, 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20 मिनट में जब रिएक्शंस करवा रहे हैं उसमें क्या कंसंट्रेशंस में चेंज आया रिएक्टेंट में या तो प्रोडक्ट में, तो उसमें लगाते हैं डेल। मतलब डेल क्या है, आपका टाइम में चेंज, कि आपका मान ले T1 कितना मिनट है, मान ले 10 मिनट में स्टार्ट किए हैं, इनिशियल पॉइंट कितना 10 मिनट में स्टार्ट किए हैं, और T2 इस चला गया कितना मिनट, मान ले 20 मिनट, तो 10 मिनट में हम स्टार्ट किए हैं और 20 मिनट रिएक्शंस हुआ, कितना रिएक्शंस में चेंज हुआ, कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ। तो कैसे निकालते बताओ, टाइम किसका T2 टाइम माइनस क्या T1 टाइम,
इसी को बोलते हैं हम क्या, डेल्टा टी, मतलब टाइम में चेंज T2 माइनस T1, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम, चेंज इन टाइम। अब मान लेते हैं और एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोलेगा, मान ले लिखो अमोनिया का। तो अमोनिया क्या होता है बताओ, आपका N2 गैस प्लस क्या H2 गैस, दोनों कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद ये रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी होता है। मतलब ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया बनेगा, और अमोनिया का हीट करोगे तो N2H2 में कन्वर्ट भी होगा, फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा। मान लो फॉरवर्ड हो रहा है, सपोज कर फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बन रहा है। तो आप बैलेंस करो, N यहाँ 1 गो, यहाँ N 2 गो, 2 लगा दो, 2N हो गया, H कितना हो गया 6, यहाँ 2 है 3 लगा दो। तो मान लेते हैं अब इसका लिखना है रेट। याद रखना रेट जो लिखते हैं हम लोग 1 मोल के लिखते हैं, याद रखना रेट जो लिखते हैं हम हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं 1 मोल के लिए। तो इसका रेट लिखो, क्या लिखेंगे, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब समय के अनुसार N2H2 का कंसंट्रेशन घटेगा तो समय के अनुसार आपका अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये आपका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ये अमोनिया बढ़ रहा है, मतलब ये आपका डिसअपियरेंस हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है। तो ये आपका क्या हो रहा है, समय के अनुसार ये क्या हो रहा है बताओ, अपीयरेंस हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे रेट लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस डेल बाय डेल टी। डेल टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टाइम, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम, कितना टाइम में रिएक्शन चेंज हो रहा है, मतलब 5 मिनट से 10 मिनट जाने में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया। तो क्या कंसंट्रेशन किसका बताओ, N2 का, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे H2, कितना मोल के लिए 3 मोल, कितना मोल के लिखना है 1 मोल के लिए। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा 1/3 होगा, 4 होगा तो 1/4, 6 होगा तो 1/6, 2 होगा तो 1/2, तो माइनस कितना होगा 1/3, माइनस में होगा क्या डेल बाय क्या डेल टी कंसंट्रेशंस ऑफ किसका बताओ H2, ये दोनों घटेगा तो इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, कितना मोल है 2 मोल, कितना मोल के लिखना है 1 मोल के लिए, कितना हो जाएगा बताओ प्लस बोलो 1/2 डेल बाय क्या बताओ डेल टी कंसंट्रेशंस ऑफ किसका बताओ अमोनिया का। लिखो, इस तरह से रेट लिखा जाता है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। और लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हम लिखेंगे H2 गैस, मान लेते हैं ये H2 है, ये गैस के फॉर्म में है, और Cl2 भी क्या है गैस के फॉर्म में है, और ये बन गया, मान ले बैलेंस भी कर दिए 2HCl, किस फॉर्म में बताओ गैस के फॉर्म में। तो H2Cl2 कंबाइन करता होगा HCl बनता होगा, तो H2Cl का समय के अनुसार कंसंट्रेशन घटता होगा, तो HCl का कंसंट्रेशन समय के अनुसार बढ़ता होगा। मतलब इसका कैसे रेट लिखेंगे, तो ये इसका ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो माइनस क्या लिखेंगे हम लोग बताओ डेल बाय क्या डेल टी कंसंट्रेशन ऑफ H2, फिर इक्वल टू लिखे, फिर इसको लिखो, तो माइनस 1 लिखना है, फिर इक्वल टू देना है, फिर 1 का लिखना है, फिर इक्वल टू देना है, माइनस डेल बाय क्या बताओ डेल टी कंसंट्रेशंस ऑफ Cl2। अब लिखेंगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या होगा प्लस में, ये घटेगा तो इसका रेट बढ़ेगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 1/2 बताओ डेल बाय क्या डेल टी कंसंट्रेशंस ऑफ क्या HCl। अच्छा, रेट का यूनिट क्या हो सकता है बताओ, रेट का यूनिट होता है, रेट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशंस बाय टाइम, यहाँ लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेट, लिख दो अच्छा रहेगा, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स क्या बताओ मोल लीटर इनवर्स, टाइम को क्या बोलते हैं सेकेंड, तो बता क्या हो जाएगा बताओ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका क्या आ जाएगा ऐसा यूनिट आ जाएगा, लिख लो।
अच्छा, इसका टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह का होता है? तो याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दो तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक पढ़ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जा रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में कब चेंज आया, आपका ड्यूरिंग टाइम इंटरवल कि T1 में रिएक्शन स्टार्ट किए हैं तो T1 से जब T2 टाइम में जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या चेंज आया, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या चेंज आया। तो उसी के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में स्टडी करना या उस टाइम के बारे में, उस कंसंट्रेशन के बारे में मेजर करना वो क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मान ले हम रिएक्शन स्टार्ट किए हैं, सपोज करते हैं 7 बजे, तो 7:10 होने में कंसंट्रेशन का रेट में क्या चेंज आया और तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या आया, चेंज आया। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल होना चाहिए, T1 से T2 जाना चाहिए। मान ले T1 का टाइम कुछ होगा, मान ले 5 मिनट है, तो T2 का टाइम कितना मान ले 20 मिनट मान लिए, सपोज करते हैं। तो 5 मिनट से कहाँ चला गया, 20 मिनट। कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में चेंज आया उसके बारे में स्टडी करना क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे बताओ, T2 टाइम माइनस क्या, T1 टाइम। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में चेंज आया उसके बारे में स्टडी करना, मतलब एवरेज। और इंस्टेंटेनियस एक फिक्स टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल नहीं हुआ, उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या चेंज आया उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और वो चेंज क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम, टाइम इंटरवल हुआ नहीं है, T1 से T2 गया नहीं है, T1 T2 के बीच में है। तो उसमें क्या चेंज आया, किसका, कंसंट्रेशन में या रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो उसका चेंज बहुत कम होगा, तो उस स्मॉल चेंज को हम बोलते हैं स्मॉल डी। और एवरेज में चेंज ज़्यादा हो रहा है, T1 से T2 जा रहा है, तो उसका चेंज को लिखते हैं हम लोग डेल्टा लिखते हैं। इसको लिखो पहले, इसके बाद डिफिनेशन लिख देते हैं और ग्राफ भी समझा देते हैं इसका। तो हेडिंग 2, अब इसके बारे में लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो इसको मिटाते हैं पहले। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखो द रिएक्शन विच मेजर्ड बाय, या लिख सकते हैं या सिंपली द रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो कि द रेट ऑफ रिएक्शन विच measured during टाइम इंटरवल। टाइम कहाँ जाएगा, कैसे, टाइम T2 से T1 टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या, एवरेज रेट ऑफ
reaction, full stop. It is denoted by del या डेल्टा। जैसे मान लेते हैं ये 2a प्लस बी, ये कंबाइन क्या बन गया 2c, जिसका लिखना है क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग रेट कितना मोल के लिखते हैं 1 मोल के, कितना मोल 2 मोल, कितना हो जाएगा -1/2 डेल बाय क्या डेल टी कंसंट्रेशंस ऑफ ए, फिर इक्वल टू किसका लिखेंगे बी का, तो 1 मोल है ये है, क्या होगा माइनस डेल बाय डेल टी कंसंट्रेशंस ऑफ बी। ये घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। मैं सोचो अभी क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ये कंबाइन करके ये बन रहा है। तो प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 1 मोल के लिए लिखते हैं, कितना मोल 2 मोल, तो कितना हो जाएगा 1/2 डेल बाय क्या डेल टी कंसंट्रेशंस ऑफ सी। और एग्जांपल दो ना, मान लेते हैं इसी को लिखो H2 गैस प्लस Cl2 गैस, इट गिव्स क्या बन गया बताओ 2HCl गैस। इसका लिखना है क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा डेल बाय डेल टी कंसंट्रेशन ऑफ H2, फिर इक्वल टू किसका लिखना है Cl2 का, तो माइनस डेल बाय डेल टी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, फिर इक्वल टू ये 2 मोल, तो 1 मोल के लिए क्या होगा प्लस में हो जाएगा प्लस 1/2 डेल बाय क्या डेल टी कंसंट्रेशन ऑफ क्या HCl लिख लो। अब इसका ग्राफ बताते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का। चलो अब इसका ग्राफ लिखो रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए ग्राफ। तो फिर पहले बताते हैं फॉर रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट घटता है तो प्रोडक्ट बढ़ता है। मान ले ग्राफ इस तरह से है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। इधर इसका क्या बताओ कंसंट्रेशन से, इधर इसका टाइम है, टाइम टेम्परेचर नहीं टाइम, और इधर टाइम बढ़ रहा है, ये 0 है। मान ले अभी इसका कंसंट्रेशन C1 था तो इसका टाइम कुछ होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, और इसका जो यहाँ पर इसका टाइम कितना मान ले T1 है, C1 से कहाँ चला गया मान ले C2 चला गया, तो उसके लिए मान ले इसका टाइम क्या बता T2 हो गया। तो समय के अनुसार क्या होगा ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा, मतलब यहाँ पर C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C2 का कंसंट्रेशन क्या है कम है, और T2 का टाइम ज़्यादा होगा और T1 का टाइम क्या होगा कम होगा। तो रिएक्टेंट घटता है तो प्रोडक्ट बढ़ता है। हमने रिएक्टेंट को हमने क्या मान लिए कंसंट्रेशन ऑफ R मान लिया, तो क्या हो जाए बताइए -D, ये डी डेल होगा एवरेज है ना, तो माइनस डेल बाय डेल टी कंसंट्रेशन ऑफ क्या R, ये घटेगा। तो घटना मतलब क्या हो रहा है डिसअपीयरेंस हो रहा है, ये आपका डिसअपीयरेंस होगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। लिखो ग्राफ पहले। हम मान लेते हैं प्रोडक्ट का ग्राफ बनाते हैं। फॉर प्रोडक्ट के लिए, फॉर किसके लिए बताओ प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाओ। तो मान लेते हैं तेरा क्या बताओ एक्स एक्सेस, ये बताओ वाई एक्सेस, ये आपका कंसंट्रेशन से, और इसका टाइम है। तो ग्राफ रिएक्टेंट घटता है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। मान लेते हैं अभी इसका कंसंट्रेशन C1 था तो इसका टाइम T1 है, कुछ समय बाद C1 से कहाँ चला जाएगा C2, तो उसका टाइम कितना बताओ T2 है। तो यहाँ पर C2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C1 का कंसंट्रेशन कम है। ये किसके लिए प्रोडक्ट के लिए, तो इसको क्या मान लिए P मान लिए, तो ये क्या होगा बढ़ेगा डेल बाय क्या डेल टी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या होगा बढ़ेगा, मतलब ये समय के अनुसार क्या होगा अपीयरेंस होगा। अपीयरेंस एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, यही तेरा ग्राफ है किसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का। लिख लो।
अब बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अब बहुत कम चेंज आएगा ना भाई, एक फिक्स टाइम पर, टाइम इंटरवल नहीं हुआ है T1 T2 के बीच में, तो बहुत कम चेंज आएगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और उसको, उस चेंज को बोलते हैं हम लोग क्या, स्मॉल डी से लिखते हैं। तो लिखो, पहले इसका लिख लो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखोगे, लिखोगे द रेट ऑफ reaction which measured at particular temperature, sorry, at particular time, टाइम इंटरवल नहीं हुआ है, at particular time या फिक्स टाइम, टाइम इंटरवल नहीं हुआ है, फिक्स टाइम is called instantaneous rate of reaction, full stop. It is denoted by D, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस, इट गिव्स क्या 2H। इसको क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट लिखो। तो डेल की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, आपका डी लिखेंगे, स्मॉल डी। डेल टी का मतलब ज़्यादा चेंज, डेल टी का मतलब जो टाइम में ज़्यादा चेंज आया है, T1 से कहाँ चला गया है, T2 में। और डेल टी का मतलब ये T1 और T2 के बीच में है, मतलब 5 से 10 मिनट नहीं हुआ है, टाइम इंटरवल नहीं हुआ, उस चेंज को बोलते हैं हम लोग क्या, dt। dt का मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, dt का मतलब क्या, स्मॉल चेंज इन टाइम। या टेम्परेचर नहीं है टी का मतलब, टी का मतलब है टाइम है, ठीक है। गलती से भी कहीं टेम्परेचर लिख जाएगा तो सोच लेना कि टेम्परेचर नहीं, वो टाइम है, हो सकता है गलती से लिख दे सकते हैं। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्या लिखे, माइनस डी बाई डी टी कंसनट्रेशंस ऑफ H2, फिर इक्वल टू Cl2 को लिखेंगे तो माइनस डी बाई डी टी कंसनट्रेशंस ऑफ Cl2, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कितना मोल, 2 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1/2 होगा। तो 1/2 डी बाई डी टी कंसनट्रेशंस ऑफ क्या, HCl लिख लो। इसको मिटाते और एक लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान ले किसका लिखेंगे, मान लेते हैं एक रिएक्शन लिखो कोवलेंट कंपाउंड के बारे में, तो वही N2 लिखो ना, फेमस एग्जाम्पल है। N2 प्लस H2 दोनों क्या कंबाइन करेगा, और मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड यहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड, मतलब N2H2 कंबाइन करके क्या बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। इसका लिखना है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो माइनस डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ N2 फिर इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू, ये बढ़े कितना होगा, प्लस बताओ 1/2 डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ क्या, अमोनिया। तो इसका ब्रैकेट का मतलब याद रखना कंसंट्रेशन होता है, और डी बाई डी टी का मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, या टाइम चेंज हो रहा है लेकिन बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ये लिखेंगे हम लोग डेल बाई डेल टी, तो यहाँ पर भी चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ टाइम का चेंज ज़्यादा है, यहाँ का टाइम का
चेंज कम है, मतलब यहाँ T1 से T2 नहीं गया है और यहाँ T1 से T2 चला गया है, लिख लो। इसलिए ज़्यादा चेंज में लिखते हैं डेल्टा लिखते हैं, स्मॉल चेंज में डी लिखते हैं, लिख लो। अब इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, तो ग्राफ लिखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ लिखो। फॉर रिएक्टेंट के लिए बनाते हैं ग्राफ, फिर प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं फॉर रिएक्टेंट। देखो मान लेते हैं ग्राफ ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं क्या, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये कंसंट्रेशन से, ये टाइम है, इधर बढ़ रहा है टाइम, इधर घट रहा है, जीरो है। तो रिएक्टेंट मान लेते, सुनो, एक इसी कंसंट्रेशन पर C1 है और इसका क्या है टाइम कुछ होगा, मान ले T1 है, T1 से T2 नहीं गया, इसी कंसंट्रेशन पर क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज आए, तो रिएक्टेंट में क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन क्या मान लीजिए R, तो रिएक्टेंट घटता है प्रोडक्ट बढ़ता है ना भाई, तो इसका तो ग्राफ नीचे आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये घट रहा है। तो अच्छा से बना लो, अच्छा बना नहीं, पहले इसको इस तरह बना लेते हैं, तब इसको बनाते हैं इस तरह से, इस तरह बना लेते हैं। रुको इसको मिटाते हैं, इस तरह से वो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये C1 है और T1 टाइम पर क्या कंसंट्रेशन पर चेंज आया एक पार्टिकुलर टाइम पर, तो उसका क्या लिखना है, उसका रेट लिखना है, किसका, इंस्टेंटेनियस का। तो इस पॉइंट को थोड़ा डार्क कर लेना और वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, इस तरह से सीधा जिस लाइन को छुए टेंजेंट ड्रॉ कर देना इस तरह से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग और यहाँ मान लो कुछ एंगल थीटा बनता होगा, तुमको मालूम है कि रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अगर ये मालूम नहीं छोड़ो नहीं, आ रहे तो टेंशन क्या लेता है, तो रेट, अगर नहीं मालूम है तो छोड़ो इसको, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस क्या लिखोगे बताओ, कितना स्मॉल चेंज हो रहा है, क्या लिखेंगे बताओ, रिएक्टेंट के लिए -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A, ये घटेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, कहाँ, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो इधर क्या y एक्सेस, इधर क्या x एक्सेस, उसी को क्या लिख सकते हैं, -dy/dx, इसी को लिखो ना, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। वहां पर जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना, जीरो हो जाएगा, मतलब डेल्टा टी जीरो, अप्रोक्स जीरो, मतलब स्मॉल चेंज। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, हम लोग dt लिखेंगे, स्मॉल चेंज, किसमें, रेट ऑफ, किसमें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। चलो अब अगर बनाते हैं प्रोडक्ट का, इसका ग्राफ, फॉर ए प्रोडक्ट, फॉर ए क्या, प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या मान लिए, P मान लिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये आपका कंसंट्रेशन से, ये टाइम है। मान लेते हैं ये ग्राफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मान ले C1 कंसंट्रेशन पर जब टाइम क्या है T1, तो कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ा, माने इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा, कितना बढ़ेगा और रिएक्टेंट में कितना घटेगा, उसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक फिक्स टाइम पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर। तो इसको क्या करो, पॉइंट उधर डार्क कर लो और यहाँ भी क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट मतलब जो इस लाइन को छुए, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे बता, तो रेट ऑफ क्या, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस डी किसका, प्रोडक्ट बढ़ेगा बाय dt टाइम के अनुसार, इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम, मतलब क्या, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx। इसी बोलते हैं एवरेज, सॉरी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, मतलब रिएक्टेंट में घटेगा तो प्रोडक्ट में बढ़ेगा, मतलब बोल सकते हैं रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्टेंट के लिए कितना होगा,
डी ए बाय क्या होगा, डी टी, प्रोडक्ट के लिए क्या बताओ, डी पी बाय क्या, डी टी लिख लो। और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लगभग क्या है, स्मॉल चेंज है, टाइम इंटरवल नहीं हुआ इसका मतलब, और इसी जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, डी टी लिखते हैं, तब स्मॉल चेंज को लिख लो। तो आज की यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता देंगे इसका न्यूमेरिकल्स और फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।